So let's discuss now the topic electric flux. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, पहले कुछ जनरल चीजें इसके बारे में हम क्या क्या हमें जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही डेफिनेशन को कवर करेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड इट्स सिंबल, ठीक है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, कि इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना, और इसकी एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कुछ चीजें हम इसके बारे में देखेंगे अभी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है फ्लक्स, उस फ्लक्स का मीनिंग देखते हैं। तो कहीं पे भी वर्ड आए फ्लक्स, फ्लक्स का इज रिलेटेड टू समहाउ फ्लो, किसी तरह का फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना, ठीक है। जनरली जैसे फ्लूइड का फ्लो होता है, उसी तरह से जब हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो जैसे एक लिक्विड फ्लो होता है, और उस लिक्विड को, अगर किसी लिक्विड को, जैसे कोई गाढ़ा लिक्विड है, आप हनी मान सकते हैं, ग्रीस मान सकते हैं, ऑयल मान सकते हैं, उस तरह का कोई लिक्विड हो मान लो, या किसी भी तरह का कोई लिक्विड है, अगर वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर पाइप होता है, उसमें अगर यहाँ पर इसको प्रेस कर देते हैं किसी अपनी फिंगर से, तो क्या होता है, पानी बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आता है और बहुत प्रेशर से बाहर आता है। तो हमें प्रेशर वगैरह से मतलब नहीं, हम कह रहे हैं कि ये जब कोई भी लिक्विड किसी सरफेस से बाहर परपेंडिकुलरली आए, तो जितनी नंबर ऑफ ये इसकी वाटर लाइंस आ रही हैं बाहर, वो उसका वाटर फ्लक्स कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा, वाटर फ्लक्स, ठीक है, हाइड्रोफ्लक्स बोल दो, ठीक। तो फ्लक्स का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी तरह का फ्लो, किसी तरह की लाइंस का फ्लो किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है। तो कोई चीज अगर किसी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही है, वो उस चीज से रिलेटेड उसका फ्लक्स कहलाता है। हम यह बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये तो हुआ अभी कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि अगर किसी सरफेस को, मान लीजिए यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैंने फिलहाल के लिए समझने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रखा है, एज्यूम कर रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, इधर से इस डायरेक्शन में, और मेरे पास लेट सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये है एक्स डायरेक्शन में, और ये मैंने वाई जेड इस तरह से कुछ ले रखा है, उसको अगर मैं यहां पर फिट कर दूं, तो ये कितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, वो उसका कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इस तरीके से। तो अभी यहां ध्यान से देखें यहां पर, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इनको बीच में से हटा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा 3D विजन नजर आ जाए। ये देखिए, इस वाले एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में whatever number of field lines, whatever number of electric field lines are passing through it is called as its electric flux। तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखो तो बहुत सारी हो सकती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइन का मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सी फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो यहां पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। So electric number of electric field lines are 10, but how many number of electric field lines are passing through the area in the perpendicular direction of it, or how many number of field lines are perpendicular to the surface area, that number of field lines are called the electric flux। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और this one is 5, so these 5 lines together are called electric flux, ठीक है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सिंबल क्या रहेगा इसका, सिंबल रहेगा फाई। अब हम जैसे जैसे फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, उसका भी सिंबल फाई होता है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वी पुट फाई ई, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
फाई इज द सिंबल फॉर फ्लक्स, ई लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर मैंने कहीं पे बी लिख दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स, बी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी ये कॉन्सेप्ट यहीं पे लर्न कर लो। मान लो ये क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाए, और किसी एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस एरिया are called or is called the electric flux passing through that surface. So whenever some area, surface area, planar area is placed in an external electric field, then the number of electric field lines passing perpendicularly to that area is called its electric field or electric flux, and it is given by symbol phi. So definition देख लिया, quantity, and this is what kind of quantity? ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम जब मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे वहां से भी ये प्रूव होगा कि दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड through a particular area. So let's suppose this area is A. If A is the area and E is the electric field, then E into A is called what? It's electric flux. So whenever some area A is placed in an external field, then the number of field lines passing through it perpendicular to that area is called its electric flux, and it is calculated as magnitude of electric field, and magnitude of electric field is particularly proper definition, magnitude of electric field in the perpendicular direction of area into area. So what is the magnitude of electric flux in the perpendicular direction? In the perpendicular direction E. What is this area A? So phi E becomes E into A. Now certain times it may happen that electric field or area vector are not in the same direction. अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और अगर मैं एरिया वेक्टर पूछूं इसका तो वो किस डायरेक्शन में होता? तो ये एरिया वेक्टर ई वाली डायरेक्शन में होता, दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग है। अब सर्टेन टाइम ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल ना हो। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया है, एरिया वेक्टर नहीं लिखा है। एरिया वेक्टर की टर्म्स में लिखोगे तो लिखोगे इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर यहाँ एरिया वेक्टर लिखना है तो यहाँ पैरेलल वर्ड लगाओगे। एरिया बोले तो ये एरिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसी यही वाली सरफेस ले लेता हूं, सरफेस यही है हमारे पास, ये इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये तो हो गया एरिया वेक्टर। अब मान लीजिए कि, ठीक है, तो हमने बोला कि मान लीजिए इस टाइम एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने, है ना। ये ई वेक्टर ऐसा है, ऐसे नीचे भी है ये इस तरीके से, ये ऐसा। तो इसको नीचे वाले को भी बेटर क्लैरिटी के लिए सिर्फ हटा रहा हूं, आपको व्यू समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये जो ई वेक्टर है वो एरिया वेक्टर के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है? एंगल थीटा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो अब ध्यान रखना, एक तो डेफिनेशन ये हो गई, इसी को अगर मैंने अभी बताया था एरिया वेक्टर की टर्म्स में डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दे सकते हो? इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे?
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, बहुत सी जगह मैग्नीट्यूड की जगह हम मोर अप्रोप्रिएट वर्ड ये यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द या along the एरिया वेक्टर। ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं along द एरिया वेक्टर, पूरा along द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। यहां मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ या कंपोनेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो अगर ये एरिया है, तो एरिया अगर ये है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कहलाई ये ई। और यहां पे अगर एरिया वेक्टर बोलूं तो ये एरिया वेक्टर। तो ध्यान से देखो, ई वेक्टर और ए वेक्टर तो है आपस में तो पैरेलल, लेकिन ई वेक्टर एरिया के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो यहां जब मैं सिर्फ एरिया ले रहा हूं, एरिया वेक्टर ना लेकर के सिर्फ एरिया बोल रहा हूं, तो उसको लिखूंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ई का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। इसी को दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, एरिया वेक्टर के अलोंग हो। तो या तो वो लेना है आपको इनटू एरिया ऑफ द, इनटू एरिया बोले तो वेक्टर लिखा है, एरिया मतलब वही मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो पूरी डेफिनेशन प्रॉपर है, ये इसकी वर्डिंग डेफिनेशन। अब देखिए यही डेफिनेशन यहां लगाएं, तो इसके लिए अगर मैं फाई ई लिखूं तो मुझे आप बताएंगे, जवाब देंगे साहब, फाई ई। राइट नाउ ई वेक्टर का मेरे को वो कंपोनेंट चाहिए जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो, या फिर जो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। इस एरिया वेक्टर को थोड़ा सा आगे कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। हाँ भाई, व्हाट शुड बी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच शुड बी अलोंग द एरिया वेक्टर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ई वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करेंगे ए के अलोंग। तो ए के अलोंग एक फाइंड करने के लिए हम ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां ये मीट होगा वहां तक की ये लेंथ ही क्या बोली जाएगी, इसकी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एरिया वेक्टर, अलोंग यही है वो। तो मुझे बता सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ई का ये कंपोनेंट ए की तरफ। एवरीवन, इफ दिस इज ई having some angle theta, then what should be this component, e cos theta। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, e cos theta। ध्यान से देखिए, ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड e cos theta हो गया। तो यहां पे डेफिनेशन वाइज मैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट कर दूं, e cos theta इनटू एरिया कितना है, a, E cos थीटा इंटू ए। तो मुझे फाई ई की डेफिनेशन क्या मिल गई, इसको थोड़ा सा तमीज से लिख दूं तो ई ए कॉस थीटा। इसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ हुआ क्या, हाँ भाई कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ध्यान से देखो, ये कोई से फॉर्मेट से नजर आ रहा है क्या, ई ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वर्क डन दो क्वांटिटीज से मिलकर के बना हुआ है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनसे बनने वाला जो वर्क डन है वो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दैट्स व्हाई वर्क डन इज कंसीडर्ड एज व्हाट क्वांटिटी, विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस फाई इज आल्सो अ वैसी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कितनों को समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए, तो इसका मतलब अब हमारे पास अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, अब हमारे पास ये हो गया। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, ये इसका मेन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला।
अगर ये बेसिक फॉर्मूला है तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ऑब्टेन कैसे होता है। मान लीजिए इन जनरल केस हमेशा ये ध्यान रखिए आपके हमारे पास फाई का फॉर्मूला क्या है साहब, ये वाला फाई का फॉर्मूला है। इन जनरल फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मान लीजिए केस 1 लिया मैंने, केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। क्या यही कंडीशन बन गई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। जैसे 0 हुआ तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जैसे ये आया तो यहां से फाई ई कितना निकल गया, ई ए cos 0 बोले तो ई इंटू ए, ये रहा फॉर्मूला। तो इसका स्पेशल केस सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट रूल देता है, केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, अगर मैंने कोई सरफेस ली, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में मैंने ये ऐसी सरफेस ले ली, तो ध्यान से देखिए, तो प्लेन जो है वो कौन से पैरेलल में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल में, या फिर ये इसका एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या कैसे बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा विल बी 90। अगर थीटा विल बी 90 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90, cos 90 बोले तो 0। तो इसका मतलब इस टाइम कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, सो EA cos 90 0, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास if the electric field line, if the surface is kept parallel to the field lines। आप खुद सोचो ना, ये मैंने सरफेस ले ली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर जा रही थी तब तो इसमें से पास हो रही है, लेकिन उसको मैं पैरेलल कर दूं तो कोई सी भी लाइन इसमें से पास ही नहीं हो रही ना, इसके थ्रू होकर के तो जा ही नहीं, तो कोई भी लाइन जब पास ही नहीं हो रही तो इसका फ्लक्स कितना हुआ, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी को बोल रहे हैं जो इस एरिया में से पास हो पाए और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। अगर 180 ले लोगे तो 180 में क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव आंसर आ जाएगा कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम इसकी इधर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन जनरल वो बहुत कम लिया जाता है क्योंकि एरिया हम उसका उल्टा कर देते हैं, एरिया को वापस से इधर ही कर देते हैं, तो मेनली ये दो कंडीशंस ज्यादा काम आती है। ये तो हो गए दो चीजें, इसका जनरल फॉर्मूला, स्पेशल केसेस। तो ध्यान रखना है, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास ही नहीं हो रही है, तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, बात करते हैं साहब इसके एसआई यूनिट की। सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट इनटू एरिया की एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है साहब, न्यूटन पर कूलम। ई का फॉर्मूला होता है ना F/Q। तो ऐसा यूनिट ई की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर किसकी, एरिया की, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, मैंने एक और चीज बता रखी है आपको, मैंने एक तरीका बताया था, हालांकि इसको हम आगे बढ़ेंगे। वेद V इज इक्वल टू ED, V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो E का फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू V/D। V होता है वोल्टेज तो वोल्ट, और D होता है डिस्टेंस तो वोल्ट अपॉन मीटर। तो E का जो दूसरी यूनिट बनती है वो क्या बनती है, वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल, तो फाइनल आंसर बनेगा वोल्ट मीटर। और इसको बहुत बार पूछा जाता है, इस वाली ऐसा यूनिट को एग्जाम में,
कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वोल्ट मीटर, बी फिर कुछ और दे देंगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान आना चाहिए कि न्यूटन पर कूलम मीटर, तो उस टाइम आपको वोल्ट मीटर का ध्यान रहना चाहिए। और कैसे निकालते हैं ये वो चीज है, ठीक है। सो दिस वाज अवर टॉपिक कि हमने इसको कैसे किया। कितनों को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से? अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखा। मान लीजिए कोई ऐसी सरफेस दे दी जाए जिससे पास होने वाला फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, या हमें दिया हुआ ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में होता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने मान ली साहब की, मान लीजिए कोई रैंडम सरफेस है इस तरीके से, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम मानना चाहो मान लो, लेकिन डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो गई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, ओनली मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म। और बहुत सी जगह ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से किसी में कम लाइंस पास हो रही हो, किसी में ज्यादा लाइन पास हो रही हो, तो टोटल वैल्यू वाइज भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ऐसे को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे इस गिवन फिगर को डिफरेंट डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स ds1, ds2, ds3 इनमें ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बिल्कुल पास पास है ना, दिखाने के लिए ताकि क्लैरिटी रहे, थोड़े दूर दूर बनाए। मान लो उनमें से ये एक फील्ड ऐसा है जिसका एरिया वेक्टर इधर है, और मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहां पर, और इन दोनों के बीच में थीटा है, और ये जो एरिया है वो एरिया वेक्टर, ये स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं तो ds वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। और ये एरिया है स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ये ds1, ds2, ds3, ds4, और हर एक का मान लीजिए इस तरह से, ये e1, ये e2, मान लीजिए ये e2 ऐसे दे रखा हो, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर इधर ds2 ऐसे दे रखा हो। तो इसी तरीके से सबका e2, ds2, e3 सबका डिफरेंट डिफरेंट हो। तो हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस से कितना पास हो रहा है, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, और उन सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। इसमें वेक्टर फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो सबका आप क्या निकाल रहे हैं, d∅1, d∅2, d∅3, और उन सबको डायरेक्टली ऐड कर देते हो। d∅1 क्या आ जाएगा, E1 डॉट ds1, क्यों? क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था पाई ई का, टोटल पाई ई वॉज E डॉट टोटल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टोटल एरिया, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ds1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी E1 वेक्टर जितनी, तो E1 वेक्टर डॉट ds1। इसी तरह से ds2 एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, E2, तो E2 डॉट ds2। इसी तरह से d∅3 क्या आ जाएगा इसका, थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E3 डॉट ds3, एंड सो ऑन। लेट सपोज हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हमारे पास nth इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, En डॉट dsn वेक्टर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फाई टोटल, तो फाई टोटल बोलो या फाई ई बोलो, कितना हो जाएगा, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 सोन अप टू n, d∅n क्या हो जाएगा, E1 डॉट ds1, E2 डॉट ds2, सोन En डॉट dsn, ठीक है। और अब सबको ऐड कर रहे हैं, तो बस हमारे पास फॉर्मूला बन गया साहब, फाई ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI डॉट dsI, I इज इक्वल टू 1 to n। और अगर यही पूरा कंटिन्यूएशन में होगा तो हम कंटिन्यूएशन के लिए क्या यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो क्या फॉर्मूला बन गया, E डॉट ds। कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए ऐसे साइन लगा देते हैं। कितनों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, दिस ऐसे निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनों को समझ में आ गया?